Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वो रात एक एहसास दे गई थी. बीतते बीतते कुछ अजीब से जज्बात दे गई थी. सिहुआ इस वक्त एक प्लेन के अंदर थी. वो लोग अपनी फ़्लाइट ले रहे थे और वो अपने सपनों में जुन को देख रही थी, जो उसे आवाज़ लगा रही थी, खिलखिला रही थी. पर देखते ही देखते वो सपना जैसे बहुत दर्द में तब्दील हो गया हो. सिहुआ का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था. जुन उससे हाथ छुड़ाकर भाग रही थी और सिहुआ उसके पीछे जाना चाहती थी. सिहुआ ने कहा, रुक जाओ जुन, रुक जाओ. पर जुन तो जैसे एक हवा की तरह उस सपने में भाग रही थी, दूर जा रही थी. सिहुआ जितनी कोशिश कर रही थी जुन के करीब जाने की, उतना ही जुन सिहुआ से हाथ छुड़ाकर भाग गई थी. एक चीख के साथ सिहुआ जाग जाती है. लैनमैन हुआ भी उसके बगल में ही थे. लैनमैन हुआ ने कहा, क्या हुआ सिहुआ, सब कुछ ठीक तो है? सिहुआ ने अपनी घबराई हुई आंखों से लैनमैन हुआ की तरफ देखा. पता नहीं बहुत घबराहट हो रही है. लैनमैन हुआ ने तुरंत वहीं फ्लाइट से एक बॉटल को निकाला और सिहुआ के करीब ले जाते हुए कहा, पहले पानी पियो. सिहुआ ने अपने कांपते हुए हाथों से उस पानी को पिया. वो अभी भी बहुत घबरा रही थी. उसने कहा, पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है. जुन ठीक तो होगी ना? लैनमैन हुआ ने कहा, पता नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, हम फ्लाइट में है ना अभी. सिहुआ ने कहा, हाँ पर मुझे चिंता हो रही है. लैनमैन हुआ ने कहा, कोई बात नहीं, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम कॉल कर लेना. सिहुआ ने कहा, सच में क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? इस बात का जवाब उन दोनों के पास नहीं था. उसके बाद सिहुआ वहीं लैनमैन हुआ के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करने लगी. वो खुद को शांत करना चाहती थी. लैनमैन हुआ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था उससे बात कर लो. सिहुआ ने कहा, जख्म भर चुके हैं, मैं उन्हें कुरेदना नहीं चाहती थी. और वैसे भी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं कुछ दिनों तक इन सब चीज़ों से दूर रहूँगी. लैनमैन हुआ ने कहा, जैसा तुम चाहो. वांग कपल स्टेट्स जा रहा था. लैनमैन हुआ को अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम था और वहीं सिहुआ को अपनी डिग्री से रिलेटेड कोई काम था. इसीलिए दोनों के दोनों स्टेट्स जा रहे थे, चाइना से दूर, कुछ दिनों के लिए ही सही. पर उन्हें नहीं पता था कि उनके चाइना से दूर जाने के बाद चाइना में एक तबाही उठने वाली है. आंधी होती तो इंसान संभल जाता, पर यह तो तूफान था. तूफान जो सब कुछ अपने साथ बहा कर लेके जाने वाला था. हर मीडिया चैनल पर, इंटरनेट पर एक खबर आग की तरह फैल रही थी. पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ था. न्यूज़पेपर के अंदर खबर छप चुकी थी. सूरज अपनी आंखें खोलते खोलते वो तबाही ले आया था, जिस तबाही की हेडलाइन थी कि डेस्परेट वुमेन हु ट्राइंग टू असॉल्ट द टू बी किंग. डिबेट जारी हो चुकी थी. मोलेस्टर और रेपिस्ट. चांग से सरेन, द सीईओ ऑफ पर्ल ओशियन कंपनी, अपनी डर्टी ट्रिक्स के चलते होने वाले किंग के साथ ये सब कुछ कर सकती हैं. सवाल तीखे थे, कड़वे थे, जायज़ थे और नाजायज़ थे. परिस्थितियों की देखी जाए या जो तस्वीर सामने थी उसके हिसाब से तो सब कुछ जायज़ था. उन सवालों में पूछा जा रहा था, क्या एक आदमी करे तो वो रेप, और अगर एक औरत किसी आदमी के साथ ज़बरदस्ती करे, उसके दिमाग के साथ खेल कर उसके साथ वो सब कुछ करे, तो क्या उसे भी रेपिस्ट कहा जाएगा? क्या उसे भी उसी तराजू के अंदर तोला जाएगा जिसके अंदर इंसान आदमी को तोलते हैं? ये सवाल बहुत तीखा था, जो कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जगमगा रहा था, तहलका मचा रहा था. एक सीईओ, एक कंपनी की सीईओ क्या इस हद तक ताकत पाने के लिए भूखी हो चुकी थी कि वो खुद को बेचने के लिए भी तैयार थी? जितने मीडिया हाउस उतनी ज़्यादा बातें. जैसे जैसे स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा था, सवाल भी बहुत ज़्यादा गंदे और बेहुदा होते जा रहे थे. हर बीतता सेकंड जुन के किरदार को तार तार कर रहा था. उसकी काबिलियत को, उसकी अचीवमेंट्स को, उसके ओहदे को लोग अब दूसरी निगाह से देखने लग गए थे. हर इंसान सवाल उठा रहा था, क्या ये सब कुछ उसने अपने बलबूते पर किया है या अपने आप को सौंप कर, लोगों के साथ रात गुजार कर ये सब कुछ हासिल किया है? मुद्दा रॉयल था, दो कंट्रीज के बीच में जुड़ा हुआ था, तो और ज़्यादा आग पकड़ चुका था. और इस चिंगारी ने जुन को जब झुलसाया, जब सुबह आँख खोलने से भी पहले उस कमरे में जोरदार दस्तक हुई. जिस कमरे में इस वक्त जुन और शाओवी थे, जो दोनों ही अपनी नींद में थे, नशे में थे, शरीर थके हुए थे, उस कमरे में एकाएक रॉयल गार्ड्स आकर अपनी दस्तक दे चुके थे. वो गार्ड उस कमरे में इस तरीके से दाखिल हुए जैसे मान लो किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस रेड डालती है. खैर, मुजरिम तो था ही, और मुजरिम यहाँ और कोई नहीं, जुन थी. और रॉयल गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे.
देखते ही देखते बहुत सारे गार्ड्स उस कमरे में आ चुके थे। सबने अपनी अपनी जगह ले ली थी और जुन को उठाने के लिए वहाँ से तैयार थे। यह दृश्य बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, बहुत ज़्यादा। अगर दोनों इस वक्त अपने होश में होते तो पूरी तरीके से बहुत चक्के हो जाते। कोई किसी के इंटीमेट पोजीशन में अगर एंट्री इस तरीके से ले तो कोई क्या कह सकता है। एक लेडी पुलिस ने आकर तुरंत जुन को जगाया। जुन अभी भी होश में नहीं थी, हल्का हल्का नशा उसके दिमाग के ऊपर था। वहीं दूसरी तरफ शाओवी तो पूरी तरीके से बेहोश था। दूसरे गार्ड ने आके शाओवी को चेक किया, साथ में डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने भी शाओवी को चेक करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लगता है प्रिंस बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में है, इन्हें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिए गए हैं। बस यही लास्ट नेल थी उस कॉफिन के अंदर, जो अपने साथ जुन को बहुत नीचे तक ज़मीन के ले जाने वाला था। उस लेडी गार्ड ने जुन को अग्रेसिवली शाओवी से अलग किया और वहीं काउच पर इस तरीके से फेंका जैसे मान लो कोई रग्ड डॉल है। जुन के बॉडी के ऊपर अभी भी बहुत सारे कपड़े नहीं थे। उस लेडी गार्ड ने जुन को एक शैटन की वाइट चादर के साथ कवर किया। सब लोग बस उसे ऐसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद उसके चेहरे के ऊपर बहुत तेजी के साथ पानी फेंका गया। अब जाकर कहीं जुन को होश आया था। वो अपनी आंखों को मसल कर उठने की कोशिश करने लगी। उसकी बॉडी दर्द कर रही थी, बहुत पेन था, पर ये सब कुछ उस पल काफिर हो गया जब जुन ने अपनी आंखें खोलकर सामने का नज़ारा देखा। सामने इतने सारे गार्ड्स खड़े हुए थे, सबके हाथ में राइफल्स थी और निगाहें ऐसी थी कि मान लो बस अभी खाने के लिए तैयार हूँ। जुन ने अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाया। वो समझने की कोशिश कर रही थी अभी हो क्या रहा है। जब कहीं जाकर उसे हल्की सी ठंडी आहट अपने शरीर के ऊपर हुई, तब उसने अपने शरीर के ऊपर ध्यान दिया। वो हाफ नेकेड थी। इतने सारे आदमियों के बीच में वो इस हालत में बैठी हुई थी। उसने तुरंत उस चादर को बहुत तेजी के साथ पकड़ा और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, क्या 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 हो क्या रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है ये सब कुछ। पर अफसोस, ना ही उसके सवालों के जवाब दिए गए और ना ही उसकी चीखों के। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वो गार्ड और वो सारे पुलिस जो वहाँ आई थी उसे इस तरीके से घसीटते हुए वहाँ से ले गई जैसे मान लो इस दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार वही है। और उसका सफर वहाँ जाके खत्म हुआ जहाँ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा, जिनको वहाँ ऐसे ही फेंक दिया गया। मुद्दा इंटरनेशनल था, दो बॉर्डर जुड़े हुए थे। और दूसरी बात, जो सामने वाली पार्टी थी वो कोई छोटी पार्टी नहीं थी। एलिगेशन लगाने वाले रॉयल लोग थे। तो रॉयल लोगों की अपील को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, देश के रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। और इस वक्त मुद्दा सच में नेशनली बहुत गरमाया हुआ था, इसीलिए कोई भी ढील नहीं दी गई। आरोप बहुत सारे लगे, वक्त के साथ तीखे होते चले गए, बेहुदा होते चले गए, गंदे होते चले गए, इतने कि तुम सुन भी नहीं सकते। एक औरत की इज्जत को पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया। उसके जितने भी अचीवमेंट्स थे सबको जुटला दिया गया। पर्ल ओशियन कंपनी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। करप्शन की जाल में फंसा दिया गया। जो कुछ भी जुन ने हासिल किया था आज सब पर सवाल उठ रहे थे। सारे कच्चे चिट्टे खोले जा रहे थे, सबूत मिल रहे थे, ऐसे सबूत जो खुद सिल्वर प्लेट में परोस कर दिए जा रहे थे। जिसका जैसा मन आया वैसा इल्जाम लगा दिया गया। किसी ने रेपिस्ट कहकर बुलाया तो किसी ने मोलेस्टर, किसी ने डेस्परेट वुमन कहकर बुलाया तो किसी ने ग्रीडी, किसी ने डर्टी टिक्स का बहाना दिया तो कोई और ज्यादा नीचे उतर आया तो बाजारू औरत कहकर बुलाने लगा। जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि पैरवी करने वाला कौन था? कोई नहीं। जुन को उस अंधेरे कमरे में तब तक रखा गया जब तक कि वो अपने होश ना खो बैठे। चाहे शाओवी कितनी भी कोशिश कर लेता पर उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। दबाव बहुत ज्यादा था। शाओवी के फादर बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इस वक्त बात वेडिंग के ऊपर आ चुकी थी। रियाना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और उसकी फैमिली ने शादी तोड़ दी थी। बात अब इज्जत पर आ गई थी। एक रॉयल फैमिली की शादी टूटना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए शाओवी के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो बिल्कुल भी उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभी शाओवी किंग नहीं था, वो प्रिंस था, तो उसे अपने फादर के सारे हुक्म को मानना पड़ रहा था, चाहते ना चाहते हुए भी। फिर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी कोशिश समय चाहती थी और जितना समय बीत गया वो हर चीज अपने अंदर तबाह करता चला गया। जितना हो सका उतना, जैसे हो सका वैसे, जहां तक हो सका वहां तक उसके किरदार को गिरा दिया गया। एक औरत जिसने खुद अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल किया था, आज सब कटघरे में खड़ा हो गया था। हर चीज के ऊपर लांछन लग चुके थे, हर चीज को दूसरी नजर से देखा जा रहा था। किसी ने भी उसकी मेहनत नहीं देखी, किसी ने भी उसके पाए हुए मुकाम को सोचने की कोशिश नहीं की कि उसने वो कैसे हासिल किया होगा। यहाँ हर चीज के ऊपर दाग लग चुके थे और हर बीतता सेकंड, हर बीतता वक्त, हर बीतता दिन जिनकी अस्तित्व को, उसकी शख्सियत को बर्बाद कर गया, तबाह कर गया, उजाड़ गया, पूरी तरीके से बिखर चुकी थी वो
बिखर चुका था उसका अस्तित्व, बिखर चुकी थी उसकी शख्सियत। आज वो सिर्फ एक मुजरिम थी, मुजरिम जो उस अंधेरे कमरे में बंद थी। कोई भी उसके लिए नहीं था, कोई भी नहीं था। जो कोई हाथ डालना भी चाहता था उसे दूर कर दिया जाता। जांच कराई गई, कमेटी बनाई गई, स्पेशल ऑफिसर हायर किए गए हर चीज़ को खंगालने के लिए, जांचने के लिए, पड़ताल करने के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर प्रोफेशनल रिकॉर्ड तक, इकोनॉमिकल रिकॉर्ड तक, हर चीज़ के ऊपर बारीकी से नज़र रखी गई। जिनका पूरा हेल्थ चेकअप कराया गया, उसकी मेडिकल हिस्ट्री को निकाला गया। और मेडिकल हिस्ट्री वो तो चौंकाने वाली थी। ये पर्सन कितने समय से ड्रग एडिक्ट है, और ड्रग भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग जो उनके खून में पाया गया, जिसके बारे में खुद उसे जानकारी नहीं थी। वो उस ड्रग की इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि जितने दिन तक वो उस अंधेरे कमरे में रही उतने दिन तक चिल्लाती रही। डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ही लंबे समय से ये डिप्रेशन में है, मेंटली सिक तक हो चुकी है। बहुत सारे इल्ज़ाम और भी लगने थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इल्ज़ाम और ज़्यादा गहरे होते चले गए, और जुन की ऐसी हालत ने सबको हिला दिया। उससे जुड़े हुए हर इंसान इस वक्त कांप रहा था। जियांग फेंगमियान, शाओ वी, जिन, जू चाओ और दिखाने के लिए यू चैन भी, वो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी हमदर्द थी। उसने आगे आते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, जिन को बचाना होगा। पर जिन सब जानती थी। वो अपनी निगाहों से यूचैन को देख रही थी। वो देख रही थी कि किस तरीके से यूचैन सभी के माइंड के साथ खेल रही है, मैनिपुलेट कर रही है सबको। पर किस मुंह से उंगली उठाए? आखिरकार दोषी तो वो भी है, गुनहगार तो वो भी है, हिस्सेदार तो वो भी है अपनी बहन की तबाही की। मन में कसक थी उसकी, आंखों में खालीपन था। तकलीफ हो रही थी क्योंकि रिश्ता खून का था। वो नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ हो, पर चुप थी क्योंकि खुद का मकसद भी उसमें शामिल था। कोशिश की गई, हद से ज्यादा कोशिश की गई। चोटी से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दिया गया। अगर डिसलॉयल पर्सन थे तो लॉयल पर्सन भी थे। वो लोग भी थे जिनके बुरे वक्त में जिनने उनकी मदद की थी, फिर चाहे वो सरेन इंटरप्राइजेस से हो या पर्ल ओशियन कंपनी से। लोग सामने आए। जियांग फेंगमियान, जू चाओ ने भी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर दी, और वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया जिनको वहां से बाहर लाने के लिए। बहुत सारे मामलों को सुलटाया गया, दबाया गया, उठने नहीं दिया गया। जो दाग लग रहे थे उन दाग को धीरे धीरे साफ करने की कोशिश की गई। दिन और रात एक हो चुके थे हर इंसान के लिए। शाओवी के लिए तो हर बीतता सेकंड बहुत कठिन था। उसके ऊपर तो बहुत प्रेशर था, सर के ऊपर बहुत भार था। उसके फादर लगातार उसे मसामिया वापस बुला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो लगातार यहाँ की गवर्नमेंट से प्रे करने की कोशिश कर रहा था, मिन्नतें करने की कोशिश कर रहा था कि जिनको बाहर निकाल दिया जाए। बहुत हद तक मामलों को वापस लेने की गुहार लगाई गई। फाइनली मसामिया से किंग के ऑर्डर आ गए थे, और प्रिंस को उसकी मर्जी हो या उसकी मर्जी ना हो, खींचकर मसामिया लेके आया जाने के लिए कहा गया। किसी के भी हाथों में कुछ नहीं था, शाओवी के हाथों में भी कुछ नहीं था। वो मजबूर था, लाचार था, पर उसे ये पता था कि अगर वो मसामिया नहीं लौटा तो यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिनको कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर उसे बाहर लेके आना है तो उसे मसामिया लौटना पड़ेगा, और अगर वो यहीं रुकने की जिद करता है तो जिन को यहाँ से घसीट कर मसामिया लेके जाया जाएगा, और वहाँ वो इंटरनेशनली फिर मुजरिम बन जाएगी। और इंटरनेशनली मुजरिम के साथ क्या होता है ये वो सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ह्यूमिलेशन बहुत थे, इंसल्ट हुई थी रॉयल फैमिली की। और रॉयल फैमिली कितनी ज़्यादा क्रूअल हो सकती है अपनी इमेज को बचाने के लिए, ये बहुत अच्छे से शाओवी जानता था। अंजाम की चाह में फैसला चाहे कितना भी मुश्किल हो लेना पड़ता है, और शाओवी ने भी फैसला ले लिया था कि वो मसामिया लौटेगा। पर मसामिया जाने से पहले वो एक बार जिन से मिलना चाहता था, और वो सब करने के लिए उसने अपने फादर के आगे कितनी बार मिन्नतें की, कितनी बार गिड़गिड़ाया, कितनी बार हाथ जोड़े, यहाँ तक कि सर भी झुकाया, जब जाकर कहीं उसके फादर ने इजाजत दी थी कि वो जिन से मिल सकता है। क्या बीत रही थी उस वक्त जब शाओवी अपने कदमों को उस चार दीवारों के बीच में बढ़ा रहा था, जहाँ उसका प्यार है, जहाँ वो लड़की है जिसे उसने इतना ज्यादा प्यार किया। उसकी आस है, उसकी आरज़ू है, उसकी तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है, जो आज बंद है, कैद है उन अंधेरों में। शाओवी के कदम लड़खड़ा गए जैसे जैसे वो वहां पहुंचा। कोई नहीं था, एक दीवार थी उन दोनों के बीच में, और सलाखें जिसके उस पार एक लड़की थी जो पूरी तरीके से टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, किस हालत में है कोई नहीं जानता। और सलाखों की दूसरी तरफ शाओवी था, वो भी कम टूटा हुआ नहीं था। क्या ये गलती थी? क्या उनका प्यार करना गलती थी? क्या वो सब कुछ करना गलती थी?
क्या वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं कर सकता? ये सब कुछ कैसे कैसे इतना बदल गया, कैसे तबाह हो गया? उन दोनों की मर्जी शामिल थी इसमें, शामिल थी ना? ये सवाल था जो शाओवी के मन में बार बार उठ रहा था। क्या मर्जी शामिल थी? खैर, जवाब देने वाला कोई नहीं था। शाओवी वहां पहुंच गया, पर जुन सामने नहीं आई। शाओवी ने आवाज लगाते हुए कहा, जुन मुझसे बात करो, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। पर सामने से कोई जवाब नहीं था, सन्नाटा था। पर शाओवी जानता था कि जुन वही है, इसीलिए वहीं दीवार का सहारा लेते हुए जमीन पर बैठ गया। बहुत देर तक कुछ भी नहीं कहा गया। दोनों तरफ शांति थी, पर दोनों एक दूसरे की आहट को महसूस कर सकते थे। जुन तो बिल्कुल पुतले की तरह बैठी हुई थी, ठंडी, बिल्कुल ठंडी। आंखों में कुछ भी नहीं था, होश भी नहीं था, सिर्फ निगाहें अनंत में टिक गई थी। और वहीं दूसरी तरफ शाओवी की आंखों में बहुत कुछ था, बहुत सारे इमोशंस थे, टूटा हुआ था, दिखाई दे रहा था कितना दर्द है आंखों में। शरीर बहुत गर्म था, शायद बुखार था। आवाज कांप रही थी, निकलना चाहती थी, पर क्या करे, गला रुंधा हुआ था। बोलना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए बहुत देर तक वहां पे कुछ भी नहीं बोला गया। सन्नाटा पसरा रहा। एक ऐसी खामोशी ने उन दोनों के बीच में जगह ली जो कि दिल को तोड़ रही थी। वो खामोशी बहुत देर तक अपनी जगह वहां बनाए रही। फिर अंत में सिर्फ शाओवी ने अपने लफ्जों को तोड़ते हुए कहा, जुन, ज्यादा समय नहीं है, मैं चला जाऊंगा। और हो सकता है कि हम लोग वापस कभी ना मिले, पर याद रखना, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। हमारा प्यार करना कोई गुनाह नहीं था, कोई गलती नहीं था, कभी भी इसे गलती मत समझना। मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि मरते दम तक सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी में रहोगी। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ये हो। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा गुनहगार हूं मैं। आज यहाँ से लौट जाऊंगा, वादा करता हूँ तुम्हारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पर अपना ख्याल रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें इस अंधेरे से बाहर उजाले में लेके आने की। अपना सब कुछ दे दूंगा, अगर खुद को मिटाना भी पड़ा तो मिटा दूंगा, पर तुम्हें बाहर लेकर आऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, याद रखना। I love you to the last breath। इसके बाद शाओवी के कदम वहां से चले गए, पर उसे नहीं पता था कि उसके आखिरी शब्दों ने उस पुतले जैसे इंसान की आंखों में हल्की सी आहट की थी, जिनके उस खाली पड़े चेहरे के ऊपर एक आंसू लुढ़क गया। और उसके बाद सब कुछ उस अंधेरे में जैसे खो गया। वक्त गुजर गया, 1 महीना बीत गया, और जैसा कि शाओवी ने वादा किया था, उसने अपना सब कुछ देकर जुन को वहां से बाहर निकाल ही लिया। उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे रॉयल कोर्ट की तरफ से, उन एलिगेशंस को वापस ले लिया गया। पर दाग तो लग चुके थे, फिर चाहे अब उन्हें कितना भी मिटा लो, वो निशान छोड़ ही जाते हैं। और निशानों को लोग कभी नहीं भूलते, उन्हें जख्म बना देते हैं। ऐसा जख्म जिसे वो कुरेदते रहते हैं तब तक जब तक कि वो नासूर ना बन जाए। जुन भी अलग नहीं थी। वो उस जेल से, उस 4 दीवारी से बाहर तो आ गई थी, रिहा तो हो गई थी, पर कभी रिहा नहीं हो पाई। बाहर आकर जो हकीकत थी वो बहुत खराब थी, बहुत कड़वी थी, जिसे जुन अपने सही दिमाग के साथ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। वो एक अंबार छोड़कर गई थी, वो कारोबार छोड़कर गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था। जुन का सब कुछ उसे छीन लिया गया। कंपनी करप्शन के चलते सरकारी पछड़ों में फंस गई थी, सारे अकाउंट सील कर दिए गए थे, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया था। जो कुछ भी था सब कुछ अब गवर्नमेंट के अंदर था। बहुत सारी फाइलों को खोला गया, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन थे। और अब वो एक बिजनेस वुमेन नहीं, वो एक फ्रॉड बनकर रह गई, चीटर बनकर रह गई। बहुत सारे चार्ज लगाए गए, टैक्स चोरी का चार्ज लगाया गया, गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी का चार्ज लगाया गया, इसलिए बहुत सारे केस अब उसके ऊपर चल रहे थे। तो कुछ भी अब उसका रहा नहीं था। इतनी मेहनत कर जो अपने कंधों पर उठाकर वो सब कुछ यहाँ लेकर आई थी, वो सब कुछ तबाह हो गया। पर हालत यही सुधरने वाली नहीं थी। लोगों का जितना पैसा उसके बिजनेस में लगा हुआ था, शेयर होल्डर्स खून के प्यासे हो गए थे। लोग उसको सिर्फ नोचना चाहते थे। अपना पैसा निकलवाने के लिए धमकियां मिलने लगी, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया। बैंक से नया लोन नहीं ले सकती थी, पुराने लोन भी और बढ़ता चला जा रहा था। इसीलिए हर इंसान अब दबाव बना रहा था, बहुत गहरा दबाव बना रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। और जो कंपनी एक वक्त पर चाइना की इकोनॉमी पर रूल कर रही थी, उसके शेयर्स आज मिट्टी के भाव बिकने के लिए भी तैयार नहीं थे।
सही कहा है किसी ने, एक इंसान अपनी ज़िंदगी लगा देता है अपना किरदार निखारने के लिए। एक पल, एक वक्त ही काफ़ी होता है आपकी सारी शख्सियत को बर्बाद करने के लिए। और वो पल जिनकी ज़िंदगी में आ गया था, और इस चीज़ का अंदाज़ा उसे तब हुआ जब वो एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी। कुछ भी नहीं था उसके पास, जो कमाया सब चला गया। आज कोई भी उसके हाथ लगाने तक को तैयार नहीं था, कोई देखने तक को तैयार नहीं था। जो लोग उसके कदमों में झुका करते थे आज सब पीठ मोड़ कर जा चुके थे। वो अंधेरे में अकेली थी, बिल्कुल अकेली। और फिर इंसान के दिमाग में वही ख्याल आते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, वही कदम उठाते हैं इंसान जो उसे नहीं करना चाहिए, जिसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। पर आज उसने वो कदम उठा लिया था। देखते ही देखते इतना गहरा घाव दिया खुद की कलाई पे कि कब वो खून उसके चारों तरफ बिखर गया, उसे खुद भी होश नहीं रहा। पर शायद ऐसा अंत अभी भगवान को मंजूर नहीं था, क्योंकि उस वक्त उस घर में उस इंसान ने दस्तक दी जिसके बारे में जिनने कभी सोचा नहीं होगा। और वो और कोई नहीं जिन थी। वो बस अपनी बहन से आज मिलने आई थी। पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत घबरा रहा था, या यूं कहो ट्विंस बॉन्ड था, इसीलिए वो वहाँ खींच लाया था उसे। पर जिन ने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने इससे पहले भी ऐसा दृश्य देखा है जब उसकी मॉम ने ऐसा किया था, जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और आज जिनको इस हालत में देखकर जिनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, वो कांपती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, रोती हुई जिनके करीब पहुंची। उसने उसके सर को अपनी गोद में रखा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे करके एम्बुलेंस का नंबर डायल किया। डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया। इलाज शुरू हुआ और वो बाहर बैठकर इंतजार करती रही। उसका जहन उसे गाली दे रहा था, चीख रहा था, क्योंकि उसे पता था आज उसकी बहन की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो है। पर अब क्या कर सकती थी? आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। बहुत बहुत दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। वो सच में अपने आप को गुनहगार मान रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सच में उसे जुन के लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा था। और जब इल्ज़ाम का बोझ ज़्यादा बढ़ गया तो उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन बाहर निकाला और शख्स का नंबर डायल किया जो कभी सोच भी नहीं सकती थी जिन। उसने सिहुआ का नंबर डायल किया। फ़ोन बजता रहा और जब जिनको लगा कि शायद फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, तब सिहुआ ने एक फ़ोन उठा लिया। सिहुआ के लिए वो नंबर अननोन था। वो बस अपने पार्क में बैठकर अपनी बुक को पढ़ रही थी। उसे नहीं पता था, उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है जिन के साथ। उसने कॉल उठाया और कहा हेलो। सामने से कोई जवाब नहीं आया। ऐसी खामोश सुनकर एक सिहुआ का मन घबरा गया। उसने कहा हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज़ आई, हेलो, मैं बोल रही हूँ। सिहुआ सतर्क हो गई थी, वो बिल्कुल सीधी बैठ गई। उसने कहा कौन बोल रहा है, मुझे बताओ कौन है? उसने कहा मैं जिन बोल रही हूँ। सिहुआ को यकीन नहीं आया, जिन वो उसे क्यों कॉल करेगी, और वो भी ऐसे? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ही आवाज़, एक ही नाम खटका था, और वो था जुन। सिहुआ ने कहा क्या हुआ? इसके बाद पता नहीं कैसे जिन ने सब कुछ सिहुआ को बताया और सिहुआ ने कैसे कैसे सब कुछ सुना। पर अंत के जो अल्फाज थे उसने सिहुआ के कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। जिन ने रोते हुए कहा सिहुआ यहाँ आ जाओ, वरना वो अपने आप को खो देगी, खत्म कर लेगी। और मैं नहीं चाहती कि वो अपने आप को खत्म कर ले। सिर्फ तुम हो जो उसे बचा सकती हो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार को तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ आ जाओ वरना वो मर जाएगी। इतना ही कहना था और सिहुआ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने परिवार को, अपने हुआन को, लैनवेन हुआ को छोड़कर वहाँ स्टेट से डायरेक्ट चाइना आ गई। हुआन का एडमिशन ऑलरेडी स्टेट्स के एक अच्छे स्कूल में किया जा चुका था और वहीं दूसरी तरफ लैनवेन हुआ अपनी बिजनेस मीटिंग के चलते बाहर गए हुए थे। इसीलिए सिहुआ के पास कोई टाइम नहीं था कि वो किसी को भी इन्फॉर्म कर सके। उसने इन्फॉर्म करने के लिए कॉल डायल भी किया था पर लैनवेन हुआ का कॉल लगा नहीं और सिहुआ का माइंड ऑलरेडी ब्लैंक हो चुका था, बौखला गया था, उसका दिल घबरा गया था। इसीलिए वो वहाँ लौट गई जहाँ उसका प्यार था, पीछे सब कुछ छोड़कर। एक लेटर रखा था जिस पे लिखा था अपना और हुआन का ख्याल रखना, मौका मिला तो ज़रूर लौटूंगी, तुम्हारी सिहुआ। उस लेटर को छोड़ते वक्त सिहुआ की आंखों में आंसू थे, मन में बहुत सारे जज्बात थे। वो अपनी निगाहों से अपने उस घर को देख रही थी जिसे उसने और लैनवेन हुआ ने मिलकर संवारा था। यहाँ इस घर में बहुत सारी यादें हैं। 5 साल का सफ़र तय किया था, कैसे सब कुछ छोड़कर वो आगे जा रही थी, पर जाना होगा। उसका एक हाथ उसके स्टमक के ऊपर था। वो प्रेग्नेंट थी और ये बात उसने लैनवेन हुआ तक को नहीं बताई थी। वो बस लैनवेन हुआ के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी, पर वो मौका कभी आया ही नहीं। उसे पता था कि अगर उसने लैनवेन हुआ को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है तो लैनवेन हुआ से जाने नहीं देंगे और इस वक्त उसका जाना बहुत ज़रूरी है।
उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी मम्मा को माफ़ कर देना, वो तुम्हें डैड से अभी नहीं मिलवा पाएंगी क्योंकि तुम्हारी गॉड मदर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमें उनके पास लौटना होगा, मेरा साथ दोगे ना? ये पूछते बताते हुए सवाल करते हुए सिहुआ चाइना कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। सफ़र ख़त्म हो गया था और एक नए सफ़र की शुरुआत हो गई थी। जुन के ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे और हॉस्पिटल से रिहा होते के साथ ही उसे जेल भेज दिया जाना था और जो कुछ भी करना था वक्त बहुत कम था। अगर एक बार जुन जेल चली गई तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जुन ने ये फैसला किया कि वो उसे इस वक्त चाइना से बाहर भेज देगी और उसे भेजने के लिए सिहुआ उसके साथ थी। सिक्योरिटी गेट पर ही खड़ी हुई थी। पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर थी तो जुन को इस वक्त यहाँ से बाहर निकाला लगभग नामुमकिन था। पर जिन और जुन दोनों का ये चेहरा मिलता था तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं आसान होने वाला था। इसके बाद जुन ने बहुत ही होशियारी के साथ लोगों को हायर किया, ऐसे लोग जो उनके लॉयल थे, जो उनकी फैमिली में बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे थे। उसके बाद बहुत ही होशियारी के साथ जुन को वहाँ से बाहर निकाला गया। जिन ने जुन की जगह ली और देखते ही देखते जुन को वहाँ पहुँचा दिया गया जहाँ सिहुआ थी। जुन के साथ साथ उसकी आईडी, पासपोर्ट, कैश और ज़रूरत का कुछ सामान देकर उसे ऐसे गुमनामी के सफ़र में भेज दिया गया जहाँ से पीछे पलटना नामुमकिन था क्योंकि जुन अब यहाँ वापस कभी नहीं लौट सकती। अब वो जाएगी तो वो गवर्नमेंट की नज़रों में एक फरार मुजरिम की तरह हो जाएगी। जब भी वापस आएगी सिर्फ एक ही ठिकाना होगा और वो होगा उसका जेल। इसीलिए इस सफ़र का सिर्फ एक ही अंत था और वो था गुमनामी। सिहुआ का हाथ थामकर जुन एक ऐसे सफ़र पर निकल गई थी जिसके बारे में उसे खुद ही अंदाज़ा नहीं था। जब वो आँख खुलेगी तो शायद एक ऐसी जगह खुलेगी जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और एक ऐसे शख्स को अपने सामने देखेगी जिसे वो भुला चुकी थी या यूँ कहो एक कसक की तरह दिल में दबा चुकी थी। 2 महीने का लंबा समय गुजर गया। ये 2 महीने अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए थे, बहुत सारा कुछ। लैनविन हुआ को यकीन नहीं हुआ। वो लेटर को हर रोज़ पढ़ते, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हर जगह सिहुआ को खोज लिया पर सिहुआ तो जैसे मान लो कहीं गायब हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ जुन को खोजने वाले भी कम नहीं थे। यूचैन भी उन सब के पीछे थी, गवर्नमेंट भी उसके पीछे थी पर जुन का कोई सुराग नहीं था। ऐसा लगा सारे सबूत मिटा दिए गए। जुन जैसा इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा लगने लग गया था लोगों को। फरार का तमगा उसके सर पर लग चुका था और 2 महीनों में हर तरीके की कोशिश कर ली गई पर सिहुआ और जुन दोनों ही नाम जैसे मान लो हवा में काफुर हो गए थे। बेशक वो लोगों की नज़रों में हवा हो गए हों पर वो 2 शख्स भी सांस ले रहे थे एक ऐसी गुमनाम जगह जिसका अता पता कोई नहीं लगा सकता। एक रूरल बैकवर्ड एरिया था। यहाँ पर सिहुआ की मॉम के ग्रैंड पेरेंट्स रहा करते थे। सिहुआ की इनसे मुलाकात तब हुई थी जब उसकी मॉम लिन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने कहा था कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक बार मिलने ज़रूर जाना पर सिहुआ को नहीं पता था कि 5 सालों के बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा। वो ऐसे हालात में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगी। वो एरिया बहुत ज़्यादा रूरल था, लोगों के अंदर ज़्यादा जानकारी नहीं थी। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल से लोग बहुत दूर रहते थे अपनी छोटी सी दुनिया में जहाँ सिर्फ सुकून था। लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे। वहीं सिहुआ ने जुन को ले जाने का फैसला किया था, सबसे दूर, हर चीज़ से दूर, खुद के पास जहाँ उसका वो ख्याल रख सके। पर वो कितना ख्याल रख सकती थी क्योंकि एक इंसान ने जिसने अपने आप को बंद कर लिया हो, हर जगह से खुद को इतना दूर कर लिया हो कि उस तक कभी कोई पहुंच ही ना पाए, वहाँ आप कितनी कोशिश करके किस हद तक पहुंच सकते थे। और यही हाल कुछ जो उनके साथ था। वो सिहुआ के साथ तो थी पर साथ नहीं थी। वो पूरी तरीके से ब्लैंक थी, ठंडी थी, आंखों में कुछ भी नहीं था। चींकती थी, चिल्लाती थी जब मन में कसक उठती थी उस ड्रग्स को लेके आने की, उसे कंज्यूम करने की। ऐसा लगता था पूरे शरीर में चींटियाँ काट रही हैं, इसीलिए खुद को तकलीफ पहुंचाती थी। सिहुआ सब कुछ देख रही थी। सिहुआ के ग्रैंड पेरेंट्स भी जुन की हालत को देखते थे, वो भी उसके लिए चिंतित थे। और अंत में जब हद पार हो गई, एक दिन जुन बेहोश हो गई थी। सिहुआ ने बहुत उठाने की कोशिश की, वो पर उठा नहीं पाई। छोटे से गांव में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, इसीलिए उसे पास के शहर में ले जाया गया। पर डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो तो लगभग उसके पैरों के नीचे ज़मीन खींच ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जुन लगभग 2 मंथ प्रेग्नेंट है, पर उसकी प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। वो बहुत वीक है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है। इस वजह से प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। आई फील रियली बैड फॉर जुन्स कैरेक्टर, रियली बहुत हर्ट करता है जब भी जुन का कैरेक्टर देखती हूँ। बट कहीं ना कहीं हार्श रियलिटी है। अक्सर भगवान उन लोगों से हंसी मुस्कुराहट छीन लेता है जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश मिजाज होता है।
कोई नहीं कह सकता कि मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। किस्मत उन्हीं के साथ धोखा करती है जो दिल के बहुत साफ होते हैं, और यही कुछ जिनके साथ हो रहा है। बाहर वाले भी दुश्मन हो जाते हैं जब अपना दगा देता है, और जिनके साथ तो सभी ने दगा की, फिर चाहे वो जिन का कैरेक्टर हो या फिर यू चैन का, या कहो उसकी खुद की किस्मत ही क्यों ना हो, सब उसके खिलाफ थे। बाकी आप मुझे बताइएगा आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिनके कैरेक्टर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। Till then, stay safe, stay happy, follow for more. Don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Bye bye.